नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे उदयपुर से। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान सामने आया है। हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। सीएम की तरफ से कहा गया मतदान कम होने के कारण कई है, हमें वोट दिया है, हमें पूरा भरोसा है। राजस्थान बीजेपी का गढ़ है, हम 25 सीटें जीतेंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ, क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के मतदान पर पीएम का ट्वीट भी आया है। वोट करने वालों का शुक्रिया, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट किया है। पीएम ने कहा कि एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट किया है। आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार है। तो प्रधानमंत्री ने कल ये ट्वीट किया है। जब आपको बता दें कि वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले हैं और लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया है। पहले चरण के मतदान पर पीएम का यह ट्वीट सामने आया है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों पर मतदान के साथ ही दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के दौरान आम से लेकर खास सभी उत्साहित नजर आए और नेता और अभिनेता सभी ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। ईवीएम में कैद हुई कई दिग्गजों की किस्मत। पहले चरण में 102 सीटों पर हुआ मतदान। इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सीटें थी शामिल। पहले चरण के युद्ध विराम के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ कांग्रेस के नेताओं की साख भी दांव पर है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान के दौरान कई दिग्गज अपने वोट कास्ट करते नजर आए। नागपुर में नितिन गडकरी और मोहन भागवत ने मतदान किया, तो साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ वोट डाला। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपना मतदान किया, तो वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा खुद गाड़ी चलाकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मतदान किया। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार ने वोट डाला। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौरव गोगोई कालियाबोर सीट से 2 बार के सांसद हैं। जोरहाट से वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने पहले चरण में मतदान किया। निशित प्रामाणिक कूच बिहार से फिर से चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई गांव में मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में सितारों की भी भागीदारी रही। पोलिंग बूथों पर सितारों का जमघट लगा रहा। सुपरस्टार रजनीकांत, मशहूर अभिनेता कमल हसन और साउथ के मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति ने भी चेन्नई में मतदान किया। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे
1625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसमें नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, अनिल बलूनी, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज शामिल हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि देश की जनता ने किसे जीत का सेहरा पहनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं यूपी के अमरोहा में आज इंडिया की एक बड़ी रैली होने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस ने अमरोहा से बीएसपी छोड़कर आए दानिश अली को उतारा है। 2019 में अमरोहा से दानिश अली ने लोकसभा चुनाव जीता था। तो आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली रहने वाली है। अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करने के लिए आज पहुंचेंगे सभी दल। और कल अमरोहा में पीएम मोदी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया और दोनों की जोड़ी पर करारा प्रहार भी किया है। पीएम ने कहा कि यूपी के 2 शहजादे घूम रहे हैं जिनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। इधर पहले चरण का रण चल रहा था तो दूसरे चरण की सियासी जंग छिड़ गई। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जब मतदान चल रहा हो, ठीक तभी पश्चिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी भूचाल आ गया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में 2 शहजादों की जोड़ी धूम मचा रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पर आस्था से खिलवाड़ के सनसनीखेज आरोप भी लगाए। राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गजरौला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो इलाका पश्चिमी यूपी में आता है, जिसका मतलब साफ है कि दूसरे चरण का भी रण शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। पश्चिमी यूपी किसान बहुल इलाका है, लिहाजा पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कई अहम बयान दिए, कई वादे और किसानों के लिए बीजेपी सरकार के इरादे भी स्पष्ट किए। इंडी गठबंधन वालों के दौर में
यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दूसरे चरण की जंग का आगाज हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अगले कुछ दिन सियासी समर में शब्द बाण छोड़े जाएंगे। दो शहजादों की जोड़ी बीजेपी के निशाने पर है। देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक राहुल अखिलेश की जोड़ी को कैसे डिफेंड करेगी। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और अब खबर को, केरल के त्रिशूर में त्रिशूर पूरम उत्सव के अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आतिशबाजी देखने के लिए काफी लोग पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर आतिशबाजी की जा रही है और धुएं का गुबार कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिशूर में आतिशबाजी को लेकर लोगों में काफी क्रेज रहता है। इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल ने ईरान के इस्फहान में हमला किया है और ये ईरान का वो शहर है जहां उसके कई परमाणु अड्डे हैं और ईरान की सेना का बेस भी है। और इजराइल आगे क्या करने वाला है और इस्फहान पर हमला उसकी ही बानगी है। देखिए, आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया देखती रह गई और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला कितना भीषण था, इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं। अब तक जो साफ तस्वीर दिख रही है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। मिसाइलों से ईरान के शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि इस्फहान ही क्यों बना इजराइल का बदलापुर। सबसे पहले यह बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ईरान और इजराइल दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। युद्ध भड़का तो विनाश का दायरा सिर्फ दो देश नहीं होंगे। परमाणु बम गिरने का असर दुनिया ने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भुगता है और इस बार ईरान इजराइल संपूर्ण रूप से युद्ध मैदान में उतरे तो विनाश की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बहरहाल इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बदलापुर बनाया है ईरान के शहर इस्फहान को। तो यहां इस्फहान को क्यों चुना गया, उसकी डिटेल देखिए। इस्फहान, तेहरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है।
इस्फहान में यूएस मेड F-14 टॉम कैट लड़ाकू विमान है जो ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। इस्फहान पर हमला कर इजरायल दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सक्षम है। कई एक्सपर्ट ने पहले ही आशंका जताई थी कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान के सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। लेकिन यहां जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस्फहान पर हमले के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट भी इजरायल की जद में है। इजरायल पहले से संकेत देता आ रहा है कि उसके हमले का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं और इजरायल ने इस्फहान पर हमला कर ये प्रूव भी कर दिया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा और यही बात अब सामने आ रही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का वास्ता देकर इसकी दलील भी अब तैयार है। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाब में रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी है और इस्फहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की ओर से लगातार हमले का डर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अफसरों में है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की इजरायली धमकियों की वजह से ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। जाहिर है युद्ध की सूरत में ईरान के परमाणु बम बेस पर नहीं रहेंगे बल्कि ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है इस सूरत में इजरायल क्या करेगा? जाहिर है कार्रवाई करेगा क्योंकि उसके हाथ भी खाली नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दोनों ओर से परमाणु बम चले तो विनाश किस स्केल पर होगा। दावा है कि ईरान में बम गिरते ही 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ईरान में 8.5 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। वहीं अगर इजरायल में परमाणु बम गिरा तो 1,25,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, जबकि इजरायल में कम से कम 3,20,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। दावा है कि जहां परमाणु बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित होगा। एटम बम की जहरीली हवा से लाखों लोग मरेंगे, लाखों जख्मी ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसके असर से नहीं बच पाती। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला इसका गवाह है। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक